चलो छोटू, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था मोमेंटम के बारे में। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, इसको रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। ठीक है, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है। पी बराबर एम इंटू वी होता है। ठीक है, अब इनमें कुछ पॉइंट्स हैं। इट्स वेक्टर क्वांटिटी, जो मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय पी एंड इट्स एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका एसआई यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब अगला जो है तुम्हारा वो है सेकंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। अब देखो, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो ये बताता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में इसको लिखेंगे तब एक्चुअल में तुमको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान लो कि कोई एक कार है जिसका मास m है, वो इनिशियल स्पीड u से मूव कर रही है। ठीक है, उस पर जब फोर्स F लगा तो उसका जो वेलोसिटी है u से चेंज होके v हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ आने में उसको टाइम t लग गया है। ठीक है, एक बार फिर से समझो, एक कार है जिसका मास m है और वो u स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, आपने एक फोर्स F लगाया उस पर, तो उसका वेलोसिटी u से इंक्रीज करके v हो गया, और ये जो टाइम लगा u से v होने में वो टाइम t लगा। ठीक है, अब आगे चलो। अब देखो, बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो जो मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात है, तो सबसे पहले हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। और चेंज किसी चीज का कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मोमेंटम की बात करोगे तो मोमेंटम में चेंज कैसे निकालोगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब देखो पी एफ का मतलब हुआ फाइनल मोमेंटम और पी इन का मतलब हुआ इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब देखो अगर मोमेंटम की बात करोगे तो क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अगर फाइनल मोमेंटम निकालना चाह रहे हो तो मास को फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर इनिशियल मोमेंटम निकालना चाह रहे हो तो मास को इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। और चेंज कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। तो एम भी हो गया फाइनल मोमेंटम और एम यू हो गया इनिशियल मोमेंटम। तो एम भी माइनस एम यू हो गया चेंज इन मोमेंटम। लेकिन जो न्यूटन सेकंड लॉ की बात है तो वो बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट की बात करोगे आप, तो रेट की बात करोगे छोटू, तो रेट कैसे निकलता है? रेट कैसे निकलता है? टाइम से डिवाइड कर दोगे। फिजिक्स में कहीं भी रेट का मीनिंग क्या हुआ? एक सेकंड में कितना चेंज हुआ, वही क्या हो गया? रेट। तो यहाँ पर भी जो रेट निकालने जा रहे हो तो एक्चुअल में आप ये निकालने जा रहे हो कि एक सेकंड में कितना का चेंजिंग हुआ। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए आपने क्या किया? जो चेंज इन मोमेंटम है उसको टी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही सेकंड लॉ बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब देखो तो इसी को हमने F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर दिया। अब यहाँ पर देखो आपने निकाला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? एम भी माइनस एम यू डिविजन बाई टी। ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी माइनस एम यू डिविजन बाई टी। अब आगे चलो। अब आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो कि जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। तो जैसे ही यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हम रिमूव करेंगे आगे, तो आप एक देखोगे एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, के, जिसका वैल्यू 1 वैज्ञानिक ने फाइंड आउट किया। जो भी साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने 1 फाइंड आउट किया। तो ये आगे तुमको मिलेगा जस्ट इसी में। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। दोनों में m कॉमन है तो m हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया? v माइनस यू डिविजन बाई टी। अब तुम जानते हो a बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी होता है। तो क्या हम v माइनस यू बाई टी के जगह पे a लिख सकते हैं? तो यस, क्योंकि v माइनस यू बाई टी क्या होता है? a के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो f दैट इक्वल्स टू हो गया k। अब देखो प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो क्या आया? m का m आया, और v माइनस यू बाई टी क्या आया? a के बराबर आ गया। तो f दैट इक्वल्स टू k इंटू एम आ गया। अब k का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड आउट किया गया तो 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a बराबर क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वही फॉर्मूला देता है F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन का। ठीक है, यहाँ पर k का वैल्यू जब फाइंड आउट किया साइंटिस्ट लोग तो वो 1 फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो यहाँ 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही है। तो F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन कहाँ से आया? न्यूटन सेकंड लॉ से। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। न्यूटन सेकंड लॉ ये बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है,
तो पहले हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल का मतलब हुआ फाइनल मोमेंटम, पी इनिशियल का मतलब हुआ इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अगर फाइनल मोमेंटम निकालना चाह रहे हो आप तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी कर दोगे। अगर इनिशियल मोमेंटम निकालना चाह रहे हो आप तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी कर दोगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए आपको चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो सेकंड लॉ था ये यही बोलता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो एम को हमने कॉमन ले लिया तो v माइनस यू बाई टी हो गया। आप जानते हो कि v माइनस यू बाई टी किसके बराबर होता है? तो a के बराबर होता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो एक कांस्टेंट k आया। अब ओवरऑल वही सब लिख दिया। बाद में जब k का वैल्यू कैलकुलेट किया गया था तो 1 आया था, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, ठीक है। तो a बराबर मास इंटू एक्सलेशन तुमको फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब चलो कुछ इनके एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखो अब एग्जाम्पल करने से पहले एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखो, जो एफ है तुम्हारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी के। मतलब फोर्स और टाइम में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। अगर टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, अगर टाइम कम होगा तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये याद रखना ताकि हम जब भी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करें तो तुम समझ पाओ। एफ और टी में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो आपको फोर्स कम हो जाएगा, अगर टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। एफ और टी में इनवर्स रिलेशन है, मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घट जाएगा, एक को घटाओगे तो दूसरा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्रिकेट प्लेयर मूव हिज हैंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन कैच अ बॉल, ठीक है। जब भी कोई क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो अपने हैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ऐसा क्यों करता है? तो देखो ऐसा इसलिए करता है छोटू, अगर वो अपने हाथ को पीछे की तरफ ना खींचे, तो मान लो ये है आप ऐसे रखे हो, मूव नहीं कर रहे हो, तो बॉल आएगा टकराएगा तुम्हारे हाथों से, सडन उसका मोमेंटम जीरो होगा। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने हाथ को पीछे की तरफ नहीं मूव करोगे तो जो बॉल होगा, बॉल का जो मोमेंटम होगा सडन जीरो होगा, ठीक है। मतलब टाइम कम लगेगा। अगर टाइम कम लगेगा तो आपके हाथों पे फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, ठीक है। अगर आप हाथ को पीछे की तरफ मूव करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो बॉल का मोमेंटम होगा वो तो जीरो होगा, ठीक है। मोमेंटम चेंज करेगा लेकिन सडन नहीं करेगा, एकाएक नहीं करेगा। मोमेंटम जीरो होने में कुछ टाइम लगेगा, यानी टाइम बॉल का मोमेंटम होने जीरो होने में क्या लग गया? ज्यादा। तो जब ज्यादा लग जाएगा छोटू तो फोर्स क्या लगेगा? कम, ठीक है। तो ओवरऑल पीछे खींचने के, हाथ को कैच पकड़ते समय पीछे खींचने का पर्पस यही होता है कि बॉल का मोमेंटम सडन जीरो ना होके कुछ टाइम ले और तब जीरो। अब कुछ टाइम लेगा तो टाइम बढ़ जाएगा, अगर तो फोर्स क्या होगा? घट जाएगा। अगर फोर्स मान लो कि सॉरी टाइम अगर मान लो घट जाएगा तो फोर्स क्या होगा? बढ़। आप मान लो बॉल है ऐसे डायरेक्टली आपके हैंड पे टच हुआ, तो देखो बॉल के पास क्या है? मास भी है और वेलोसिटी भी है, और आके टकराएगा तो उसके पास पहले से कुछ मोमेंटम है, फिर जब टकराएगा तो जीरो हो जाएगा उसका मोमेंटम। तो ओवरऑल एक चीज देखोगे आप, बॉल का मोमेंटम क्या हुआ? चेंज हुआ। तो आप जान रहे हो कि जब भी मोमेंटम में चेंज होगा तो फोर्स क्या है? मतलब फोर्स लाजमी है कि लगेगा तुम्हारे हाथों पे। तो अगर बॉल का मोमेंटम सडन जीरो होगा तो उस कंडीशन में आपके हाथों पे ज्यादा फोर्स लगेगा। लेकिन अगर बॉल का मोमेंटम आप पीछे हाथ को खींच लेते हो तो सडन जीरो ना हो के कुछ टाइम लेगा तब जीरो होगा। अब इस कंडीशन में आपके हाथों पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? कम लगेगा, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल है सेकंड। इन लॉन्ग जंप एथलीट लैंड ऑन क्रम्बल्ड सॉइल नॉट ऑन सॉलिड सरफेस। जब भी लॉन्ग जंप होता है तो जो भी एथलीट्स होते हैं तो कहाँ जब भी फनाया जाता है तो उनको क्रम्बल में खुदेड़ा हुआ मिट्टी पर लैंड कराया जाता है। अगर मान लो कोई पक्का मान लो प्लास्टर किया हुआ कोई सरफेस रहे उस पर लैंड कराओगे तो उनको क्या होगा? उनको मतलब इंजर्ड होने का चांस बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो भी क्रम्बल मिट्टी होती है तो उस कंडीशन में जब तुम्हारा एथलीट मतलब जंप के लिए लैंड करता है तो उस कंडीशन में उसका मोमेंटम सडन जीरो ना होके कुछ टाइम लेता है तब जीरो होता है। अगर मान लो सॉलिड सरफेस आप दे दोगे तो जो भी मान लो ये सॉलिड है तो इसको गिरेगा सडन, इसका मोमेंट फटाक सडन जीरो होगा उसका मोमेंटम, ठीक है। अब क्रम्बल मिट्टी रहेगा तो उसका पैर थोड़ा सा धस जाता है नीचे की तरफ, देखते हो, देन उसका मोमेंटम जीरो होता है। तो इसमें ओवरऑल होता यही है कि जब लॉन्ग जंप या हाई जंप होता है तो उस कंडीशन में जब एथलीट लैंड करता है क्रम्बल मिट्टी पे तो उसका मोमेंटम सडन जीरो ना होके कुछ टाइम लेता है तब जीरो होता है। अब इससे फायदा ये होता है कि एथलीट इंजर्ड होने से बच जाता है, ठीक है। अगर डायरेक्टली आप उसको सॉलिड सरफेस पे कराओगे लैंड तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसको चोट लगने के या इंजर्ड होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए छोटू
क्योंकि उसका मोमेंटम मतलब एक का एक सडन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा न्यूटन सेकंड लॉ, कल हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ, ठीक है।